अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मज़ेदार नाजरीन को मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राव और आप सुन रहे हैं राव वॉइस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे और मेरी चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही खौफनाक कहानी लाया हूं, जिसे आप लोग जरूर पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें और हेडफोन्स लगा लीजिए। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर नई खौफनाक कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी का। आज की खौफनाक कहानी मेरे साथ सरगोधा से अरशद शेयर कर रहे हैं। अरशद कहते हैं, मैं सरगोधा का रहने वाला हूं और आज आपके साथ अपनी जिंदगी की खौफनाक तरीन कहानी शेयर करूंगा। ये आज से तकरीबन 13 साल पुरानी बात है। मेरी सरगोधा में उर्दू बाजार, अंदरूने उर्दू बाजार में चूड़ियों की दुकान थी। नया नया ही काम शुरू किया था। वहां पर मैंने चूड़ियों की दुकान बना ली। मैं और मेरा छोटा भाई, हम लोग दोनों उस दुकान पर काम किया करते थे। कांच की चूड़ियां हर किस्म की, उनके साथ थोड़ी बहुत हम लोगों ने ज्वेलरी भी रख ली थी। सर्दियों का मौसम था, उन दिनों शादियों का सीजन था, तो बहुत रश रहता था। अक्सर लोग आते थे, चूड़ियां लेकर जाते थे, तो हमारा काम ठीक चल रहा था। कुछ दिनों से मेरे भाई की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। जब बुखार था तो वो शॉप पर आ नहीं रहा था। मैं अकेला ही था, अकेला ही मैं शॉप पर काम करता था। उन दिनों कुछ माल वगैरह भी आना था, एक आदमी ने मुझे देने के लिए, तो मैं उसके इंतजार में था। बाजार जल्दी बंद हो जाता था। 10 बजे के करीब, 9:30 10 बजे, बल्कि इससे भी पहले अंदरून बाजार बंद हो जाता था। बहुत तंग सी गलियां थी बाजार की। तो मेरी जो दुकान थी चूड़ियों की, वो भी एक गली में ही थी। मेरे आसपास और भी चूड़ियों की दुकानें थीं और कपड़ों की दुकानें भी थीं। तो मैं अभी उसके इंतजार में था कि अभी वो आएगा, मुझे माल वगैरह देकर जाएगा। तो मैं थोड़ा इंतजार कर लेता हूँ उसका। उसे आना भी लाहौर से था, तो मैं उसके इंतजार में बैठा हुआ था। मेरी वाली गली बिल्कुल खाली थी। मैं कुछ पुरानी टूटी हुई चूड़ियां निकालकर बाहर फेंक रहा था, एक साइड पर। जब मैं चूड़ियां बाहर रखने के लिए गया, मैं वो अपनी दुकान के साथ जगह थी, पुरानी चूड़ियां रखने के लिए गया, तो सामने मेरी नजर पड़ी। एक बंद दुकान के पास जैसे कोई खड़ा हुआ था। लिबास बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी ने कोई बुर्का वगैरह पहना है। चेहरा भी ढका हुआ था। मैंने किसी को खड़े हुए देखा। मुझे लगा शायद कोई लेने आए होंगे सामान वगैरह, जैसे अक्सर लोग आते हैं, कोई ग्राहक होंगे। तभी मैं अभी उसके इंतजार में था। फिर वो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चलकर मेरी दुकान के पास आया है। कोई औरत थी और उनसे कहती हैं कि ये जो तुमने चूड़ियां बाहर रखी हैं, ये मैं ले लूं? मैंने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, ये चूड़ियां ले लो, मेरे किसी काम की नहीं है। ये कुछ उनमें टूटी थीं, क्रैक चूड़ियां होती थीं तो हम निकाल देते थे। उसने कहा ठीक है। वो वहीं पर जमीन पर बैठ गई और अपने बाजू में चूड़ियां पहनने लगी। चूड़ियां जो थीं, तकरीबन एक डब्बा था पुरानी चूड़ियों का। उसमें कुछ खराब थीं, कुछ ठीक नहीं थीं। वो चूड़ियां पहनती जा रही थीं, पहनती जा रही थीं। मुझे चूड़ियों की आवाजें आ रही थीं। जो मंजर मेरी आंखों ने देखा, मेरा दिल दहल के रह गया। मुझे बड़ा अजीब लगा। थोड़ी सी और भी चूड़ियां थीं। मैंने कहा ये भी बाहर ही रख देता हूं। ज्यों ही मैं वो डब्बा बाहर देकर गया, वो पूरा डब्बा चूड़ियों का जो था, उसने अपने एक बाजू में पहना हुआ था। वो पहनती जा रही थी, चूड़ियां जा रही थी अंदर, पहनती जा रही थी, पहनती जा रही थी, पहनती जा रही थी। डब्बा खाली हो गया। बाजू में उसके चूड़ियां आती जा रही थीं। इतना लंबा तो किसी इंसान का बाजू हो ही नहीं सकता। मैं थोड़ा डर गया। मैंने कहा कि ये सारी चूड़ियां तुमने एक ही बाजू में डाल ली, कौन हो तुम? इतने में वो उठी। उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो उठी और तेजी से भागती हुई सामने अंधेरे की तरफ चली गई। जब वो भागकर अंधेरे की तरफ गई और जब वो उठकर भागने लगी, उसके पांव उल्टे थे। मैंने अपनी आंखों से उल्टे पांव देखे और ये बिल्कुल मेरा वहम नहीं है। मेरी तो जान ही निकल गई। मुझे तो पता था उल्टे पैरों वाली पिछल पेरी चुड़ैल होती है। मैंने उसी टाइम अपनी दुकान बंद की। लाइट भी मैंने नहीं बुझाई। मैंने शटर नीचे किया। काउंटर पर साइड पर ताला रखा होता था।
वो उठाया, ताला लगाया, भागा उस गली से। जिस वक्त मैं भाग रहा था, मुझे वाज़ेह तौर पर लग रहा था कि मेरे पीछे चूड़ियों की छन छन है और कोई भागता हुआ आ रहा है। इतना खौफनाक मंजर था कि मैं उन तंग गलियों में अंदरून बाजार की, उर्दू बाजार की अंदरून गलियों में भाग रहा था, चूड़ियों वाले बाजार में, और वो मेरे पीछे लगी हुई थी। मैं आगे मेन पर आया तो आगे भी दुकानें बंद थीं। कोई दुकान नहीं थी खुली हुई। इतना टाइम हो गया था, 12 बज रहे थे। मैं अपना मोटरसाइकिल खड़ा करता था बाहर आकर। एक दुकान थी वहां पर जूस वाली, उनके पास मैं अपना मोटरसाइकिल खड़ा कर देता था। पता नहीं शायद कोई मसला था या क्या, वो दुकान भी बंद थी। मेरा मोटरसाइकिल साइड पर खड़ा हुआ था। मैंने जल्दी जल्दी वो चेन खोली, अपने मोटरसाइकिल पर बैठा और बाजार से निकला। पूरे रास्ते में मेरे कानों में एक शोर था। शोर ऐसा था जैसे कोई चीख रहा है, दूर चीख रहा है कोई, जैसे वो चीखें फजा पर सफर करती हुई मेरे कानों से टकरा रही हैं। बहुत बुरी हालत थी मेरी। मैं घर पहुंचा, घर आया, दरवाजा खटखटाया। अब्बू ने दरवाजा खोला। मैंने तेजी से मोटरसाइकिल अंदर। मैंने अब्बू से कहा, जल्दी से दरवाजा बंद करें। अब्बू कहते हैं, खैर तो है? मैंने कहा, बंद करें दरवाजा। अब्बू ने जल्दी से दरवाजा बंद किया। मैं बड़ा घबराया हुआ था। अब्बू कहते हैं, खैर तो है? कौन है तुम्हारे पीछे? मैंने उनको सारी बात बताई। अब्बू बड़े परेशान हुए। अब्बू कहते हैं, कहीं कोई वहम तो नहीं कर रहे तुम? मैंने कहा कि नहीं अब्बू, मैं कोई वहम नहीं कर रहा। मेरा यकीन करें, उसने पूरा चूड़ियों का डब्बा, कोई 6-7 से भी ज्यादा, 8-9 दर्जन चूड़ियां थीं जो उसने अपने एक बाजू में डाल दी। इतना लंबा बाजू तो किसी इंसान का हो ही नहीं सकता। और जब वो भागी तो उसके पांव उल्टे थे। उस रात मुझे खौफ से, या जैसे कहते हैं कि जिन्नात अगर आपके करीब आए तो बुखार हो जाता है, मुझे उस रात बहुत सा बुखार हो गया। उस रात भी मैं डरता रहा। ऐसे मेरा बार बार जिस्म कांपता था। मेरी आंख खुल जाती थी, झटका लगता था, आंख खुल जाती थी। बहुत ज्यादा खौफ मेरे ऊपर तारी हो गया था। सुबह जब मैं जागा, मैंने मेडिसिन ली, मेरी कोई तबीयत ठीक हुई। मेरा भाई भी अब ठीक था। हम दोनों भाई दुकान पर गए, जाके दुकान खोली। दुकान बिल्कुल अंदर ठीक थी, कोई दुकान में मसला मसाइल नहीं हुआ। बाहर जितने भी मैंने चूड़ियों के डब्बे रखे थे सब गायब थे। कभी कभी तो सुबह आकर उठाकर ले भी जाया करते थे, लेकिन वहां से सारे डब्बे गायब थे। दिन भर हम लोगों ने चूड़ियां वगैरह सजाई, लगाई, सामान आ गया। वो आदमी कहता है, मैं कल आया था, तुम थे ही नहीं। मैंने उससे कहा, भाई बस मुझे जाना पड़ गया और मैं चला गया। उसने मुझे सामान दिया। उसने कहा, मैं इस बाजार में तकरीबन पिछले 20 बरस से चूड़ियां दे रहा हूं, मैं कभी भी देर सवेर आता हूं। तो मैंने उसे कहा कि मैं तो कल डर गया था, यहाँ पर ये मेरे साथ हुआ है। यहाँ पर मैंने तो एक औरत देखी है उल्टे पैरों वाली, सारी चूड़ियां उसने अपनी एक बाजू में डाल दी। उसने कहा कि हाँ, इस तरफ एक मखलूक का बसेरा है, ये जो आगे बिल्कुल आगे उर्दू बाजार में कोने की तरफ जाए, वहां पर कुछ पुराने दरख्त भी हैं, उस तरफ उस मखलूक का बसेरा है। बहुत से लोग कहते हैं कि वहां पर एक औरत नजर आती है, अक्सर नजर आती है, लेकिन आती मिडनाइट में है, जिस वक्त बाजार बंद हो जाता है, दुकानें बंद हो जाती हैं। कई बार उसको बंद दुकानों के बाहर अंधेरे में बैठे देखा गया है। अगर कोई चौकीदार या कोई दुकानदार उसको उठाने के लिए जाए, वो गायब हो जाती है। लेकिन ये मैंने जरूर सुना है कि जो चूड़ियों वाले हैं, चूड़ियों वालों की दुकानों पर अक्सर वो इंसानी रूप में चूड़ियां लेने आती है। तो ठीक है, तुम आइंदा के बाद इतनी देर से दुकान मत खोलना। अगर मैंने आना हुआ तो मैं दिन के टाइम आऊँगा। मैंने उसे कहा कि ठीक है, मैंने तो अब दुकान हद हुई तो 9 बजे तक बंद कर दी जानी है, इससे ज़्यादा मैंने देर से खोलनी भी नहीं है। मैंने फिर अपना काम शुरू किया। वो चूड़ियाँ लेकर चला गया। दिन भर हमारे पास ऐसे ग्राहक आते रहे, ख़वातीन आती रहीं, चूड़ियाँ लेती रहीं। शाम होते ही हम दोनों भाई जो थे, हम लोगों ने दुकान बंद की। 9 बजे, 8:30-9 बजे हम लोग घर आ गए। 2-3 दिन बड़े पुरसुकून गुजरे। 2-3 दिन कोई मसला मसाइल नहीं बना। उसके बाद चौथा दिन था, तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे का टाइम था। वहाँ पर हम लोगों के बाजार में जैसे अगर कोई काम हो या वॉशरूम वगैरह जाना हो तो वहाँ पर एक जगह बनी हुई है, तो वहाँ पर हम लोग चले जाते थे। वैसे तो मस्जिद में लोग जाते हैं वॉशरूम के लिए, लेकिन उस तरफ एक पुरानी जगह थी, वहाँ पर एक वॉशरूम होता था दुकान के साथ बिल्कुल अंदर की तरफ, जिस तरफ सारे मसालों की दुकानें हैं उस तरफ। मैंने पहले सोचा कि मैं मस्जिद में चला जाता हूँ, फिर मैंने कहा कि मस्जिद खासी दूर है, मुझे गोल चक्कर जाना पड़ेगा, तो चलो मैं इधर ही चला जाता हूँ, अंदर ही। मैं गलियों से होता उस वॉशरूम की तरफ जा रहा था। वॉशरूम एक बंद दुकान के साथ था। कभी वो दुकान भी चलती थी, लेकिन कहते हैं कि पता नहीं उसके मालिक की दुकान में ही डेथ हो गई थी, क्या हुआ था, पुरअसरार तौर पर वो दुकान बंद हो गई थी। मैं उस वॉशरूम की तरफ गया।
वॉशरूम खाली था। वॉशरूम से होकर मैं जैसे ही बाहर निकला तो वो जो बंद दुकान थी उसके अंदर से मुझे रोने की आवाज़ें आ रही थी। अपने कानों से मैंने रोने की आवाज़ें सुनी और रोने की आवाज़ भी किसी औरत की थी। मैं बहुत डर गया। मैं तेज़ी से वहाँ से होता हुआ जैसे ही उन गलियों से वापस आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मेरे पीछे कोई आ रहा है। मैं बहुत तेज़ कदमों के साथ था। देखिए, मेरे पीछे कोई चल रहा था। अब ये तो वहम नहीं हो सकता, क्योंकि बाजार अभी खुला था। बाजार में लोग थे, कुछ दुकानें खुली थीं, लोग अभी सामान वगैरह ले रहे थे। ये भी नहीं सोच सकता था मैं कि मेरे पीछे कोई और मखलूक है या बाजार खाली है। लेकिन वो आहट बहुत अजीब थी। वो ऐसी थी जैसे मेरे कदमों के साथ वो आहट हो रही है। जब मुझे बहुत ज़्यादा ये एहसास हुआ तो मैं एक दुकान पर रुका। वो एक आदमी था। सलाम जू थी मेरी। सब मार्केट में सलाम जू थी मेरी पहले भी। जब मैं वहाँ पर रुका, मैंने पलट कर देखा तो पीछे मुझे कोने वाली एक दुकान के पास एक बुर्कापोश औरत खड़ी नजर आई। वो औरत ऐसे वहां पर खड़ी थी कि जैसे वो मुझे देख रही है, लेकिन चेहरा भी ढका हुआ था, आंखें भी ढकी हुई थी। मैं फिर उससे बात करता, फिर मैंने सर घुमाकर देखा, फिर वो औरत मेरी तरफ ही देख रही थी। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है, ये तो कोई और इधर गाहक किया कोई चीज लेने आई होगी। 10-15 मिनट मैंने बात की। 10-15 मिनट मेरी नजर पड़ी, वो औरत मुझे देख रही थी। मैं वहां से निकल पड़ा। आगे जब गली में आया फिर वही काम। मेरे पीछे बिल्कुल कदम में मेरे कदमों के साथ छन छन की आवाज थी, लेकिन चलने वाला वजूद नजर नहीं आ रहा था। जो ही मैं फिर आगे आया, मैंने पलट कर देखा तो वही बुर्कापोश औरत कोने पर खड़ी हुई थी, जैसे वो मेरा पीछा कर रही थी। हैरत की बात यह है, जब मैं देखता था तो वो फासले पर होती थी, जब मैं चलता था तो ऐसा लगता था मेरे साथ चल रही है। बहरहाल तेजी से भागता हुआ दुकान पर आ गया। मैंने अपने भाई से कहा कि रास्ते में मुझे फिर वही औरत नजर आई है बुर्के में। कहता, भाई इस वक्त तो इतने लोग हैं यहाँ पर, इतने लोग सामान लेने आए हैं, वो हो सकता है कोई सामान लेने आया हो, तुम वैसे ही वहम कर रहे हो। मैंने इससे कहा कि नहीं, वो मुसलसल औरत मेरे पीछे थी। तो मैं बता रहा हूं ना, बाथरूम के पास से मुझे रोने की भी आवाजें आई हैं। बहरहाल हम दोनों ने दुकान जल्दी बंद की, हम लोग घर चले गए। अगले दिन फिर उस रात जब हम लोग घर गए, उस रात भी मैं थोड़ा सा डरा था। उस रात मुझे सोते सोते ऐसा लगा जैसे मेरे कंधे बहुत जोर से कोई पकड़कर दबा रहा है, जैसे मेरे कंधों के ऊपर काले काले हाथ थे। तो मैं उठकर बैठ गया और उस वक्त भी मेरे कंधों में दर्द हो रहा था। हालांकि ये जिस तरह से आप नींद में होते हैं और कोई चीज नजर आती है ख्वाब की तरह, आंख खुली तो वो एहसास मुझे महसूस हो रहा था। सब घर वाले सोए हुए थे। अम्मी अब्बू दादी अम्मा साथ वाले कमरे में सोते थे। मेरी बहन भी छोटी अम्मी के पास सोती थी। मैं और मेरा भाई हम लोग एक कमरे में सोते थे। एक तरफ मेरा बेड था सिंगल, एक तरफ मेरे भाई का बेड था। अब जो कोने में हम लोगों का सोफा पड़ा था, लाइट बंद थी, वहां पर रोशनी नहीं जा रही थी। वहां पर मुझे कुछ हिलती हुई चीज नजर आई, जैसे कोई बैठकर सर हिला रहा हो। कुछ पढ़ते हैं तो जैसे इंसान का जिस्म हिलता है, उस तरह से कोई हिल रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये है क्या। नींद से आंख खुली थी, वैसे भी फौरन आंख खुले तो वो दिमाग भी उस वक्त फौरन काम नहीं करता। तो मैंने एकदम से अपना मोबाइल उठाया, उसकी टॉर्च की रोशनी में देखा तो वो वही काला सा वजूद वाली औरत थी, लेकिन आज चेहरा नजर आ रहा था, इंतहाई खौफनाक चेहरा। इतना डरावना चेहरा था कि अगर वो रोशनी में मुझे नजर आती तो पता नहीं मेरा हाल ही क्या होता। एक लम्हे के लिए वो मुझे नजर आई, वैसे ही हिल रही थी बैठ के। मैं बहुत ज्यादा डर गया। मैंने अपने भाई को जगाया। मैंने उसे कहा कि वसीम, मुझे अभी भीतर कोई औरत नजर आई है। उसने कहा, भाई तुम किसी आमिल के पास जाओ, तुम्हें तो ये मखलूक बहुत तंग कर रही है, तुम आयतुल कुर्सी पढ़ो, कमरे की लाइट जलने दो। मैं तो आयतुल कुर्सी पढ़ता रहा, कमरे की लाइट जल रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं सोया। सुबह हम लोग जाके उस आमिल के पास, एक आमिल था वहां पर, बाजार वाली तरफ ही थे वो, उनके पास मैं गया। उनको मैंने सारी बात बताई तो उनका ये कहना था वो चुड़ैल उल्फत है, उस इलाके में एक मखसूस जगह है। उन्होंने उसे बाथरूम का बताया कि उस दुकान पर, उस बाथरूम पर उसका बसेरा है, उस बाथरूम में अब दोबारा ना जाना। मैंने कहा कि ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। फिर उन्होंने कहा कि तुम अकेले कोशिश करो कि शाम तक दुकान पर ना बैठो, कुछ दिन अपनी हिफाजत करो, आयतुल कुर्सी पढ़ो। एक तावीज उन्होंने मुझे दिया दुकान में लगवाने के लिए कि ये तावीज दुकान में लगा दो, वो चीज तुम्हारी दुकान के आसपास नहीं आएगी। मैंने कहा कि ठीक है। मुझे उन्होंने कहा कि अपने ऊपर हसारबंदी रखो, अगर हसार से तुम ठीक नहीं हो, आयतुल कुर्सी पढ़ा करो, विर्द किया करो, अगर ना ठीक हो तो फिर मैं तुम्हें तावीज दूंगा। मैंने उनको कहा कि ठीक है। मैं चला गया। वहां पर जब मैं पहुंचा तो वो तावीज जो था मैंने दुकान के अंदर लगा दिया। जिस वक्त मैंने वो तावीज दुकान के अंदर लगाया, उस शाम की बात है,
एकदम से जैसे दुकान के कुछ डब्बे थे, जैसे उन डब्बों में कुछ हलचल हुई। ऐसा लगा था जैसे चूड़ियों को कुछ छेड़ा है। पीछे ही डब्बे थे। मुझे लगा कोई चूहा वगैरह होगा। मैंने सारे डब्बे निकाले। डब्बे निकालकर चेक किए, कुछ भी नहीं था। मैंने फिर जोड़ दिए। थोड़ी देर के बाद कुछ खवातीन वो सुर्ख चूड़ियां मांग रही थीं, कांच की। पूरी दुकान में सुर्ख चूड़ियां नहीं थीं, जबकि सुर्ख चूड़ियों के भी प्रॉपर डब्बे थे। हम डब्बे लेकर आए थे, हर कलर की चूड़ियों के होते थे। पूरी दुकान मैंने छान मारी, कहीं सुर्ख चूड़ियां नहीं थी। कल अभी माल आया था, मैंने लगाया था सारा सामान। बड़ा मैं हैरान हुआ कि ये क्या माजरा है। बहरहाल फिर उनको साथ वाली दुकान से लाकर सुर्ख चूड़ियां दी। वो लोग चले गए। मेरा भाई आया, वो बाहर चाय पीने गया हुआ था, मेरे लिए चाय लेकर आया। मैंने उससे कहा कि अपनी दुकान में सुर्ख चूड़ियां नहीं पड़ी हुई हैं। कहता भाई इधर 3 डब्बे लगाए हैं मैंने। उसने वो डब्बे निकाल कर देखे, डब्बे खाली। 3 डब्बे थे, तीनों डब्बे खाली। हम लोग बड़े परेशान कि चूड़ियां कहां पर गईं। ना किसी को दी, ना हमारे अलावा दुकान में कोई आता है। चूड़ियां गायब हो गईं। बहुत ढूंढे, हमें चूड़ियां नहीं मिली। उसके बाद फिर ऑर्डर किया, सुर्ख चूड़ियों के 5 डब्बे मंगवाए, क्योंकि लोग लेकर जाते थे ज्यादा शादी के दिनों में गजरों के साथ, वैसे जो कंगन बने होते उनके साथ लोग लेकर जाते थे। तो सुर्ख चूड़ियां और आ गईं। उसी अगले दिन हमारे पास वो चूड़ियों का माल आ गया। वो भी हमने लगाया, कुछ डिस्प्ले में लगा दिए, कुछ पीछे रख दिए डब्बे। तो जिस वक्त इसे क्या कहते हैं, मैं खाना खाने के लिए गया उधर ही होटल से बाजार में, खाना खाकर आया तो मैंने अपने भाई को भेजा कि जाओ तुम अब खाना खाओ। उसी टाइम फिर कुछ ग्राहक आए, वो भी सुर्ख और येलो चूड़ियां मांग रहे थे। येलो मैंने दे दी, ग्रीन भी दे दी। सुर्ख चूड़ियां फिर नहीं थी। डिस्प्ले में भी जो लगी थी 2-3 दर्जन वो थी, वो भी गायब। फिर डब्बे निकाल कर देखे, मैंने खुद डब्बे रखे थे, वो भी डब्बे खाली। एक एक कांच की सुर्ख चूड़ी टूटी हुई भी नहीं थी। अब तो मैं बहुत परेशान हो गया कि ये माजरा क्या है। मेरा भाई आया, मैंने उससे पूछा। उसने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है, कोई ग्राहक नहीं आया चूड़ियां लेने। अब हमें समझ नहीं आ रही थी चोरी कौन कर रहा है। ना वो जाता, अगर मैं जाता था तो वो दुकान पर होता था, वो जाता था तो मैं दुकान पर होता था। खैर थोड़ी देर के बाद मेरा भाई जो था उसने कहा कि मैं जरा जा रहा हूं अपने दोस्त के साथ, मैं आ जाऊंगा तो तुम दुकान बंद करनी हो तो कर लेना। मैंने इससे कहा कि ठीक है तुम जाओ। चला गया। मैं भी इधर ही बैठा था। मुझे 1-2 दोस्त मिलने आए। बातें करते करते टाइम का अंदाजा ही नहीं हुआ, कहीं 10:30 बज गए, बाजार बंद हो गया। मेरे दोस्त उठे, मैंने उनको कहा कि बस मैं अभी निकलता हूँ। सामान समेटते समेटते मुझे भी जैसे 11:30 बज गए। तभी एकदम से मुझे आवाज आई, जैसे कोई चूड़ियों वाली औरत है, सर पे चूड़ियां उठाए हुए टोकरा उसी साइड से आ रही है और अब कुछ बोल भी रही है, जैसे चूड़ियां ले लो, चूड़ियां, चूड़ियों का जिक्र भी कर रही है। जिस वक्त वो चलती चलती मेरी दुकान के पास से गुजरी, उसका टोकरा सुर्ख चूड़ियों से भरा हुआ था। सुर्ख ही उसका लिबास था, लेकिन हाथ और पैर मैंने देखे, काले सियाह थे, बहुत ज्यादा ब्लैक और जले हुए थे। आगे जाकर कोने में अंधेरे में खड़ी हो गई, सर के ऊपर टोकरा उठा के। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, बाजार बंद हो गया है और ये चूड़ियों का टोकरा उठाकर सर पर आ रही है, ये क्या मामला है। मैं तो पहले ही डरा हुआ था बहुत ज्यादा, टाइम ऊपर से बहुत ज्यादा हो गया, तो मैंने जल्दी जल्दी से दुकान बंद की। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं, ध्यान भी नहीं दिया, वो अभी भी वहीं पर अंधेरे में ही खड़ी थी। अजीब अंदाज में उसके पास से जब मैं गुजरा, मेरे पीछे पीछे चलने लग गई और बड़ी ही अजीब आवाज में हंसने लग गई, जैसे खौफनाक कहकहा होता है। कभी कहकहा बहुत यंग औरत का लगता, कभी बहुत काली काली आवाज का लगता, सॉरी बहुत बूढ़ी आवाज का लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई बूढ़ी औरत बोल रही है। आगे जब मैं गया, मैंने साइड पर मैं टर्न हुआ, गली बिल्कुल खाली थी। मैं थोड़ा तेज कदमों से चल रहा था। मैं तेजी से आगे आया तो आगे कोने पर उस गली में, आगे खासी आगे जाकर कोई उस तरफ आने का रास्ता नहीं था। हमारे वाली गली से वही औरत मैंने कोने पर बैठी देखी। उसकी आंखें चमक रही थीं, काला सिया चेहरा था, सुर्ख चूड़ियां पहनी भी हुई थी और टोकरा भी भरा हुआ था। मुझे पता लग गया ये वही मखलूक है। मैं वहां से वापस भागा, चीखे मारता हुआ मैं सीधा अगली तरफ चला गया। वहां से होता हुआ फिर मैं बाहर आया, मैंने मेन पर आया, अपना मोटरसाइकिल लिया। रास्ते में कई जगहों पर मुझे वो नजर आई, वही टोकरा उठाए सर पे जैसे वो खड़ी है। बड़ी मुश्किल से घर आया। घर आकर अम्मी अब्बू को बताया कि अब्बू बड़े परेशान कि तुम किसी और आमिल के पास जाओ, कि तावीज़ से तो फर्क नहीं पड़ा। मैं फिर मैंने 1-2 बंदों के जिम्मे लगाया। उन्होंने मुझे बताया, 1-2-3 दुकान मैंने बंद रखी। मैं गया ही नहीं, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। भाई को भी मैंने नहीं जाने दिया। मैंने कहा कहीं वो नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अब नजर आ रही थी। एक और मुझे साहिब इल्म का पता चला तो मैं उनके पास गया। उनको जाकर मैंने सारी बात बताई तो उनका ये कहना था, वो मखलूक तुम्हारे पीछे लग गई है। तुम्हारी दुकान से सारी चूड़ियां वही गायब करती है। ये जो पीछे पीरी चुड़ैल उल्फत होती है, इसको सुर्ख कांच की चूड़ियों से बहुत लगन होती है और ये ज्यादातर सुर्ख जोड़े में ही रहती है।
तुम्हारी दुकान से वो बार बार चूड़ियां लेकर जाएगी अगर तुम सुर्ख चूड़ियां रखोगे तो। अगर तुम जान बचाना चाहते हो तो एक दफा हल करके देख लो। जब भी सुर्ख कांच की चूड़ियां लाते हो तो उनमें से 2-2, 3-3 दर्जन निकालकर बाहर अंधेरे में रखाया करो। पलट कर नहीं देखना तुमने। अगर तो वो ले जाने के बाद चूड़ियां गायब ना हुई तो इसका मतलब है तुम्हें वहां पर चूड़ियां रखनी पड़ेंगी। और ये हिफाजत का तावीज़ अपने गले में रखो, और एक तावीज़ अपनी दुकान के बाहर तुम्हारे कोई जगह है तो वहां पर लटका देना है, वरना दुकान से चूड़ी गायब नहीं होगी। लेकिन तुमने चूड़ियां रखनी जरूर हैं। हम कलाम नहीं होना, बुलाना नहीं है। वो औरत के रूप में आकर बोलने की कोशिश करेगी तुमसे, तुमने हम कलाम नहीं होना। आएगी तुम्हारे सामने, वो बुरके में ही आएगी, चेहरा भी ढका होगा, लेकिन चेहरा ढकने के बावजूद तुम्हें उसकी आंखें महसूस हो जाएंगी। मैंने कहा कि ठीक है। वो चला गया। सारी बात घर वालों को बताई, गले में तावीज़ पहन लिया, भाई के लिए भी एक ले लिया। एक अगले दिन जाकर शॉप पर लगाया और फिर चूड़ियां आनी थी। चूड़ियां ली, कुछ चूड़ियां निकाल दी। पहले निकाल कर जिस टाइम बाजार बंद हुआ तो मैंने जाकर कोने पर अंधेरे में रख दी। थोड़ी देर के बाद, ये 9:30 बजे की बात है, अभी कुछ दुकानें खुली हुई थीं, कुछ बंद हो रही थीं। ये मैंने एक बंद दुकान के पास ही रखी थी जहां पर मैंने पहली रात उसे खड़े देखा था। अभी मैं वो रख के आकर बैठा ही था। थोड़ी ही देर गुजरी होगी, 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा। चूड़ियों की छन छन की आवाजें आने लगी, जैसे बाजू में कुछ चूड़ियां पहनकर बाहर से गुजर रहा है। मैंने तो उस तरफ देखा ही नहीं, तावीज़ बाहर लगा हुआ था। मेरी दुकान के पास से भी नहीं गुजरी वो, जैसे दुकान के पीछे जो अंदर की तरफ गली जाती थी वहां से वो गुजरी, और चूड़ियों की छन छन की आवाज भी आई। मैंने अपने भाई से कहा, चलो दुकान बंद करते हैं। मैंने दुकान बंद की, देखा तो वहां पर चूड़ियां नहीं थी, गायब हो चुकी थी। मुझे पता लग गया कि वो ले गई है। इसी तरह से जो दुकान में बाकी चूड़ियां थीं, फिर वो गायब नहीं हुई। मैं अब ऐसे ही करता था, जब भी सुर्ख चूड़ियां आती थी मैं वहां पे जाके रख देता था। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी दुकान का जो माल था बहुत जल्दी बिकने लग गया। कुछ दिन गुजरे, बड़ा रश था मार्केट में। असर का टाइम था, इतना रश था, इतनी लेडीज थीं, बच्चियां, बच्चे, लेडीज बहुत ज्यादा थीं। एकदम से मेरी दुकान पर 4-5 औरतें चूड़ियां ले रही थीं। उन्हीं औरतों के दरमियान एक काले बुर्के वाली औरत एकदम से कहीं से आ गई। पहले उनमें नहीं थी, वो एकदम से ही आई और आकर मुझे कहती है कि सुर्ख चूड़ियां दे दो। जिस उसने सुर्ख चूड़ियों का नाम लिया, मुझे क्लिक किया तो नामील ने कहा था वो औरत के रूप में आएगी, तुमने हम कलाम नहीं होना। मैं दिल में आया तो गुस्से पड़ने लग गया और मैंने फौरन से उसकी आंखों में देखा। चेहरा ढका हुआ था लेकिन आंखें नजर आ रही थीं, और बिल्कुल ऐसे बहुत वाज़े तौर पर नजर आ रही थी। चमकता हुआ आई बॉल था। मैंने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। जो तावीज़ मैंने गले में पहना था मैंने बाहर निकाल लिया। जिस टाइम मैं तावीज़ निकालता गया वो उन्हीं औरतों में पीछे हटी और गायब हो गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि मैं उससे हम कलाम नहीं हुआ। उसके बाद अब ये रूटीन बन गई। जिस वक्त बहुत ज़्यादा रश होता था उस वक्त वो औरतों के रूप में, औरत के रूप में जाहिर होती थी। एक दफ़ा 3 औरतें वो बनकर आईं जिन्होंने बुर्के पहने हुए। पहले भी 3-4 औरतें खड़ी चूड़ियां ले रही थीं और वो चूड़ियां मांग रही थीं सुर्ख। तो हमें पता ऐसे चलता था, एकदम से वो आती थी, यानी गली की तरफ से चलती हुई नजर नहीं आना, ना इस तरफ से ना उस तरफ से। औरतों के दरमियान एकदम से जाहिर हो जाना, कभी कद बहुत लंबे तो कभी कद बहुत छोटे। जब से मैंने वो चूड़ियां रखना शुरू की, जब मैं चूड़ियां रखता था उससे अगले दिन वो चूड़ियां लेने ज़रूर आती थी। ये मैंने आजमाइश कर ली थी। पहले दिन जब मैंने चूड़ियां रखी उसके अगले दिन वो चूड़ियां लेने आईं। दूसरी बार जब माल आया फिर मैंने सुबह जाके चूड़ियां रखी, फिर उससे अगले दिन वो आईं। औसतन अब मुझे पता चल गया कि जिस वक्त मैं चूड़ियां रखता हूँ ये अपना आप जाहिर करती है। अब दुकान के अंदर से तो चीज़ें नहीं जा रही थी, ना ही रात के वक्त वो नज़र आती थी जब से तावीज़ बाहर लगाया था। लेकिन घर में नहीं मैं सो सकता था। घर में जब भी मैं सोने की कोशिश करता था, जब सब सो जाते थे, पूरा घर ऐसे खाली होता था। उस वक्त मुझे अजीब आहटें महसूस होती थी। ऐसे लगता था जिस तरह से कोई है, कोई जैसे मेरे आसपास है, कोई जैसे मुझे बुला रहा है, जैसे कोई मुझे देख रहा है। फिर वही हमारे कमरे का जो सोफा था जहां पर अंधेरा आता था, वहां पर बैठा हुआ वजूद नजर आता था। फिर मैं आमिल के पास गया। उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी नुकसानदेह बात है कि अगर ये अमल करने के बाद भी वो तुम्हें घर में नजर आ रही है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि एक तावीज़ तुम अपने घर में लगाओ, जिस कमरे में सोते हो उसमें, और एक अपने घर के बाहर लगा दो जहां पर तुम लोगों का बाहर वाला गेट है, और उसके बाद मुझे बताओ क्या होता है। मैं देखकर फिर तावीज़ फिर लगाया, वहां पर घर पर भी, गेट पर भी। जिस रात गेट पर तावीज़ लगाया उस रात हमारे छत के ऊपर से आवाजें आईं, बहुत ज्यादा, जैसे कोई बाहर पत्थर फेंक रहा है। छत के ऊपर ईंटें होती हैं, ईंटें गिरा रहा है जैसे। अब्बू जाग गए, सब जाग गए। हम लोगों ने पूछा
ऊंची आवाज में, कौन है हमारी छत पर? हम अभी पुलिस को बुलाते हैं। हमें यह था कि शायद कोई चोर ना हो। सारे ऊपर गए। ऊपर जाकर देखा तो छत पर कोई ईंट ही नहीं थी, एक ईंट भी नहीं थी छत पर। जबकि जब हम लोग नीचे थे तो ऊपर से भारी भरकम चीजें गिरने की आवाजें आ रही थी। पहले दिन ये हुआ, दूसरे दिन भी ये हुआ, तीसरे दिन छत के ऊपर से बहुत डरावने अंदाज में बिल्ली के बोलने की आवाजें आने लग गईं। ऐसे लग रहा था बिल्ली बहुत ज्यादा घबरा रही है, शोर मचा रही है। फिर परेशानी बन गई कि अब क्या करें। अम्मी थोड़ी सी डर गईं। मम्मी ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कमरे के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। मेरी 2 से 3 बार आंख खुलती है और दरवाजे पर मुसलसल दस्तक हो रही होती है। मैं उठकर देखती हूँ तो कुछ भी नहीं होता। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी आपने आइंदा उठकर नहीं देखना। जब तक हम लोग आपको आवाज न दें, जब तक हम लोग खुद ना हो, आपने उठकर नहीं देखना। कहती ठीक है। अम्मी डर गईं कि शायद ये तावीज़ लगने के बाद वो मखलूक जाहिर हो रही है। अम्मी ने हमें बताया नहीं। उन्होंने वो तावीज़ उतार दिया जो घर में लगा हुआ था। बस वो उतारने के बाद तो जैसे वो चीज़ हमारे घर में बहुत ज़्यादा नज़र आने लग गई। ऐसे नज़र आने लगी वो मखलूक, जो ही आधी रात होती ऐसी आवाज़ें आती जैसे कोई बाहर चल फिर रहा है। कभी ऐसा लगना जैसे कोई जीने में रखी चारपाई घसीट रहा है, कभी ऐसा लगना जैसे बहुत भारी पत्थर गिर रहे हैं। ये काम तो बहुत ज़्यादा था। सुबह उठते थे, चीज़ें टेढ़ी मेढ़ी हुई होती थीं। मैं आमिल के पास गया और उनसे कहा कि हमारे घर में तो वो बहुत नज़र आ रही है। वो कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, वो जो मैंने तुमसे तावीज़ लगवाया था उसके मैंने तुम्हें बता दिया था कि कुछ दिन वो जाहिर होगी, फिर वो चली जाएगी, फिर वो जाहिर नहीं होगी। तो तावीज़ लगा हुआ है तुम्हारे घर में? मैंने उनको कहा कि जी लगा हुआ है। उन्होंने देखा तो उनका ये कहना था, नहीं तावीज़ नहीं लगा हुआ, तुम्हारे घर से तावीज़ उतर गया है, जाकर देखो। तावीज़ उतरने के बाद वो इतनी सख्त हावी हुई है और अब इतनी जल्दी वो तावीज़ लगना भी नहीं है दोबारा। अब पढ़ाई करनी पड़ेगी वरना वो नुकसान पहुंचा जाएगी। मैं घर वापस आया। पूरे घर में ढूंढ ढूंढ के कहीं तावीज़ नहीं था, न कमरे में न बाहर। मैंने अम्मी से पूछा। अम्मी कहती हैं मैंने तो वो डर के उतार दिया था कि जब से तावीज़ लगी है वो जाहिर होने लग गई है। मैंने उनको कहा कि अम्मी जी और आमिल ने कहा था कि तावीज़ लगने के कुछ दिन तक वो नजर आएगी, फिर चली जाएगी, यहाँ पर रह ही नहीं सकेगी। वो जो भी मखलूक है निकल जाएगी। आपने तावीज़ उतार दिया, अब वो हावी हो गया, अब वो अपना आप जाहिर कर रही है। फिर वो जो आमिल थे हमारे घर आए। हमारे घर में आकर उन्होंने पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद घर के चारों कोनों में हिसारबंदी की लगाई। तब जाकर उस मखलूक से हमारी जान छूटी। वो आमिल का हमारे घर से उसको निकालने के बाद जब मैं दुकान पर होता था, जो ही शाम होती थी, शाम होते साथ ही जो दुकान का शटर था उसके ऊपर जैसे कोई फास्टी तौर पर नेल्स मारता है, नेल्स की आवाज़ आना, टिक टिक की आवाज़ आना, जैसे उसको कोई बहुत छेड़ता है। दुकान के ऊपर जो छत था उसके ऊपर से आवाज़ें आना बहुत ज़्यादा, जैसे कोई हथौड़े से काम कर रहा है। ऊपर चढ़ चढ़ के देखना, कहीं कुछ भी नहीं होता था। हर लिहाज से वो मखलूक मुझे तंग कर रही थी। अब जाहिर नहीं हो रही थी, अपनी मौजूदगी जाहिर कर रही थी। फिर मैं दोबारा आमिल के पास गया। उन्होंने कहा कि भाई तुम ये दुकान छोड़ दो। अगर तुम ये दुकान रखोगे वो तुम्हारे पीछे आती रहेगी। तुम्हारा अब उससे एक जैसे ताल्लुक बन गया है कि तुम चूड़ियाँ रखते हो, वो उठाकर पहन लेती है, वो तुम्हारे पीछे लग गई है। और अगर वो तुम पर आशिक हो गई फिर तुम्हारी जान नहीं छूटेगी, वो भी तुम्हारी शादी नहीं होने देगी, तुम्हें और भी बहुत नुकसान देगी। फिर इतना कुछ सुनने के बाद मैं भी डर गया। बिलाखिर हम लोगों ने वो चूड़ियों वाली दुकान छोड़ दी। बहुत मुझे लॉस हुआ। मैंने सामान समेत ही अपनी दुकान बेच दी। उसके बाद फिर मैंने एक और शॉप बनाई। वो मैंने दूसरे बाजार में बनाई। ये जैसे लेस वगैरह होती हैं, जैसे ड्रेसेस के आइटम्स होते हैं, वो फिर मैंने रखे। अल्लाह का शुक्र है उस मार्केट में वो मखलूक मुझे नजर नहीं आई। लेकिन उर्दू बाजार के जो अंदरून और चूड़ियों वाले बाजार था वहाँ उसका बहुत ज़्यादा बसेरा था, बहुत ज़्यादा बसेरा था। मुझे अक्सर लोगों ने बाद में बताया कि वो बहुत से लोगों को नजर आती। पहले वहाँ पर कुछ औरतें भी चूड़ियाँ लगाकर बैठा करती थीं। मेहंदी चूड़ियाँ दुकानों के पास आगे सीढ़ियों में लगाकर बैठती थीं औरतें, तो वो डरने लग जाती थीं। कहती थीं रात होती है तो हम जैसी रूप की बहुत सी औरतें आकर अंदर दुकानों के पास बंद दुकानों के आगे बैठ जाती हैं। वो कहाँ से आती हैं हमें नहीं पता। जब हम उठ के जाने लगती हैं तो वो बैठी होती हैं। फिर वो औरतें इतना डरती थीं, उन्होंने चूड़ियाँ रखना ही बंद कर दी। फिर सिर्फ दुकानें रह गईं। तो ये हमारी कहानी थी उर्दू बाजार के अंदरून चूड़ियों वाले बाजार की, जहाँ पर मेरी दुकान पर वो चुड़ैल का बसेरा हो गया था। वो आती थी, उस बाजार में फिरती थी और वो चूड़ियाँ लेने आती थी। तो ये मेरी एक कहानी थी। अल्लाह का शुक्र है उसके बाद जब हमारे घर में कील का हिसार हुआ, हमारे घर में फिर वो नज़र नहीं आई। अल्लाह का बहुत शुक्र है। बहुत शुक्रिया अरशद आपका। दोस्तों, ये बात ठीक है कि कुछ लोगों के साथ अजीब व गरीब मामलात वाक़यात हो जाते हैं,
वैसे भी हम लोग सरगोधा से भी बिलोंग करते हैं। हम लोगों ने भी उर्दू बाजार भी देखा है और उसके अंदरून जो चूड़ियों वाली मार्केट्स हैं वो भी देखी हुई हैं। जिस वक्त मैं ये स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा था, मेरी आंखों के सामने वो सारा स्ट्रक्चर था, वो सारी दुकानें चूड़ियों वाली, वो सारी जगह थी। तो सुनकर उस जगह के बारे में आपको पता हो तो डर जरूर लगता है। हमेशा जब आपको ऐसा महसूस हो कि किसी जगह पर जिन्नात है या गैर मरी मखलूक़ात आपसे इंटरैक्ट हो रही हैं, आपके पीछे आ रहे हैं, तो उसी वक्त किसी साहिब इल्म के पास चले जाना चाहिए। कभी इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। पैसा, माल, दौलत आने जाने वाली चीज़ें हैं, लेकिन ज़िंदगी सबसे कीमती है। ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को कैसी लगी?